जैसा कि आप आजकल देख रहे होंगे कि इंडियन नेवी इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी एक्टिव है। लास्ट 4-5 महीने में एक के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशंस, एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस इंडियन नेवी द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं। हाल ही में इंडियन नेवी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर काफ़ी बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया है, जिसके विजुअल्स तो आप सभी ने ज़रूर देखे होंगे। पर सवाल आता है कि ये हाईजैकर कौन है, शिप्स को हाईजैक करने के पीछे इनका क्या मोटिव है और इंडियन नेवी इन ऑपरेशंस में इतनी एक्टिवली क्यों इन्वॉल्व हो रही है। ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी के इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की, और साथ ही इससे जुड़े दूसरे एसोसिएटेड कंपोनेंट्स को भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, पायरेसी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो हाल फिलहाल में निकल कर आई हो, बल्कि जब से शिपिंग एज एन इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तब से ही पायरेसी एग्जिस्ट करती है। पर पायरेसी जो हम आज देख रहे हैं, ये पायरेसी का एक काफ़ी इवॉल्व्ड और ऑर्गेनाइज्ड वर्जन है। ऐसे तो पायरेसी के केसेस अक्रॉस द वर्ल्ड आपको होते हुए दिख जाएंगे, पर अगर आप डेटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रीजन में सबसे ज़्यादा पायरेसी होती है, और इस रीजन में ज़्यादातर पायरेसी कंडक्ट की जाती है बाय पायरेट्स ऑफ सोमालिया। पर सवाल आता है कि सोमालिया की पायरेट्स आखिर कौन हैं और कैसे इस अंडर डेवलप्ड कंट्री के लोग इस वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ईजिली कंडक्ट कर पा रहे हैं। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, 1990s में सोमालिया में गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ना होने के कारण पैचेस में इसको डिफरेंट ग्रुप द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा, और इसका फायदा फॉरेन कंट्रीज ने लिया। फॉरेन कंट्रीज के शिप्स इस अनरेगुलेटेड वाटर में आकर वाटर रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने लगे। लार्ज लेवल पर फिशिंग की गई, जिसके चलते पूरा इकोसिस्टम खराब हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ कंट्रीज ने तो सोमालिया के वाटर्स में टॉक्सिक वेस्ट भी डंप करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से कुछ वेस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट था। काफ़ी सारी स्टडीज़ और रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जो ये साफ करती है कि इस टॉक्सिक वेस्ट के चलते सोमालिया में लोगों को मेडिकली काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने पड़े। फॉरेन कंट्रीज़ के शिप्स सोमालिया के अनरेगुलेटेड वाटर्स में आकर उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही थी, और सोमालिया के लोग जिनके पास छोटी बोट्स थी वो उनका कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक साफ देखा जा रहा था कि कैसे सोमालिया के लोगों को दूसरी कंट्रीज द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। पर लेट 1990s में सोमालिया के कुछ लोगों ने फाइट बैक करने का सोचा और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पायरेसी या शिप्स को लूटना स्टार्ट कर दिया। खैर, इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी, और पायरेसी करने का उनका इंटेंशन गलत नहीं था। इनिशियली ये फॉरेन शिप्स को हाईजैक नहीं करते थे, बल्कि या तो उसे लूट लेते थे या फिर उससे एक फीस लेते थे, क्योंकि वो उनके वाटर्स पर इलीगली फिशिंग कर रहे हैं। 2004 में आई सुनामी के बाद सोमालिया में हालात और भी खराब हो गए, जिसके बाद पायरेसी के केसेस और भी इंक्रीज हो गए, और सोमालिया पायरेट्स द्वारा जो पायरेसी इनफॉर्मल कोस्ट गार्ड्स के तौर पर स्टार्ट हुई थी वो अब मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड हो गई थी। 2005 में ये लोग मदरशिप्स को यूज़ करने लगे थे, जिसकी मदद से ये ईजिली डीप सी में जा सकते थे। डीप सी में एक बार पहुंचने के बाद ये मोटर या स्पीड बोट्स की मदद से कार्गो या मर्चेंट शिप्स को टारगेट करने लगे। मदरशिप्स एडवांस इक्विपमेंट्स जैसे सैटेलाइट फोन्स, रेडार्स और जीपीएस से लेस होती थी, जिसकी मदद से वो कार्गो शिप्स को ईजिली स्पॉट करके उनसे कम्युनिकेशन करने लगे। इन पायरेट्स ने शिपिंग इंडस्ट्री के ब्लॉग्स और डाटाबेस को भी देखना स्टार्ट कर दिया, ताकि ये शिपिंग वेसल्स को ईजिली लोकेट और ट्रैक कर सके। यानी जो पायरेसी मजबूरी या अपने राइट्स के लिए शुरू हुई थी, उसने एक अलग ही रूप लिया था। इस पायरेसी करने के माइंडसेट में एक बड़ा शिफ्ट तब आया जब अर्ली 2000s में इन पायरेट्स को रैंसम मांगकर इजी टू अर्न मनी का पता चला। अब सोमालिया के पायरेट्स शिप से फीस या उसको लूटने के लिए नहीं, बल्कि क्रू मेंबर को हॉस्टेज बनाकर उसके अगेंस्ट रैंसम मांगने के लिए हाईजैक करने लगे, और इस तरह से सोमालिया के गरीब फिशरमैन्स बन गए थे पायरेट्स। अब क्योंकि इन पायरेट्स को रैंसम मांगकर ईजिली पैसे मिल जा रहे थे, इसलिए अब कुछ प्रिविलेज्ड लोग के लिए ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकलकर सामने आई, जहां पर इन पायरेसी ऑपरेशंस को फंड किया जाने लगा, और अपने इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में रैंसम से मिले पैसे मिलते थे एज रिटर्न। ओवर द पीरियड ये क्राइम ऑर्गेनाइज होता चला गया, और पायरेट्स को वेपन्स का एक्सेस ईजिली मिलने लगा। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पायरेट्स कौन है और ये लोग क्यों शिपिंग वेसल्स को हाईजैक करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका लक्ष्य है एनडीए एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का, तो मैं आपको मिशन एनडीए बुक हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से एनडीए एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट।
चलिए अब इसको दूसरी साइड से भी देखते हैं। 2011 में सबसे ज्यादा रैंसम अमाउंट शिपिंग कंपनीज द्वारा इन पायरेट्स को दी गई थी। अब कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उस समय शिप को हाईजैक करना थोड़ा इजी था। जैसे उस समय स्ट्रिक्ट गन लॉज के अकॉर्डिंग कमर्शियल शिप्स पर कोई भी वेपन्स या गन इंस्टॉल नहीं होती थी। ओपन सी में हर एक शिप को मॉनिटर करना काफी मुश्किल था और पायरेट्स को आइडेंटिफाई इतनी इजीली नहीं किया जा सकता था, और जब तक उनको आइडेंटिफाई किया जाता था तब तक काफी देर हो जाती थी, क्योंकि पायरेट्स क्रू मेंबर्स को हॉस्टेज बना लेते थे। इसलिए किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन लेना रिस्क को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता था। फाइनली शिपिंग कंपनीज और गवर्नमेंट ने एक साथ आकर इसे डील करने का फैसला लिया। यूएन द्वारा ओवर द टाइम काफी सारे रेवोल्यूशन पास किए गए, जिसके तहत अब डिफरेंट कंट्रीज की नेवी अपनी शिपिंग वेसल्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। इंटरनेशनल शिपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने शिप्स, कैप्टन और कंपनीज को बताना स्टार्ट किया कि कैसे वो अपने आप को पायरेट से बचा सकते हैं। हाई प्रेशर वाटर कैनन को इंस्टॉल किया गया ताकि पायरेट्स पर यह स्प्रे करके उनको शिप्स पर आने से रोका जा सके। शिप के अराउंड रेजर वायर को इंस्टॉल किया जाने लगा, जिसके कारण पायरेट्स इजीली शिप पर ना आ सके। इसके अलावा शिप्स या शिपिंग वेसल्स में एक सेफ रूम या सिटाडेल को बनाया गया। जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि सिटाडेल शिप में वो स्पेस होती है जहां पर क्रू मेंबर्स पायरेट्स के आ जाने पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे क्रू मेंबर्स को थोड़ा टाइम मिल जाता है और मिलिट्री एक्शन भी इजीली लिया जा सकता है। इन सभी मेजर्स के अलावा गन लॉज में चेंज किए गए और अब शिप्स में गन या फिर गनमैन को अलाउ कर दिया गया, जिनका प्राइमरी टास्क होता है शिपिंग वेसल्स को किसी भी पायरेट से प्रोटेक्ट करना। अच्छा, ये तो समझ आता है कि शिपिंग कंपनीज को रैंसम अमाउंट देना पड़ता है, इसलिए ये उनके लिए एक मेजर कंसर्न है। पर इससे इंडियन नेवी को क्या लेना? देखिए, इंडियन नेवी अक्टूबर 2008 से अपनी शिप डिप्लॉय कर रही है इन गल्फ ऑफ एडन फॉर एंटी पायरेसी टास्क। देखिए, अगर सी में कोई भी डिसऑर्डर है, फिर भले ही वो पायरेट्स द्वारा कॉज किया गया हो या फिर हुतीज द्वारा, उस केस में शिप्स को केप ऑफ गुड होप से आना होता है और इंश्योरेंस रेट्स भी इंक्रीज होते हैं, जिसके कारण आप और मेरे जैसे लोगों को चीजें ज्यादा रेट पर परचेज करके इसको कंपनसेट करना होता है। इंडियन नेवी के चीफ एडमायरल आर हरि कुमार ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि इंडिया इंडियन ओशन में लार्जेस्ट नेवल पावर है और ओशन इंडिया के नाम पर ही रखा गया है। इसलिए ये भारतीय नौसेना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये इंश्योर करें कि इंडियन ओशन रीजन सेफ, सिक्योर और स्टेबल रहे। इसलिए इंडियन नेवी एंटी पायरेसी, एंटी हाईजैकिंग, एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस कंडक्ट करती है। ऐसे तो 2008 से ही इंडियन नेवी इस रीजन में एंटी पायरेसी ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही है, पर टाइम और रिक्वायरमेंट के साथ ही इंडियन नेवी ने लार्ज नंबर में अपने एसेट्स डिप्लॉय किए हैं। बस वॉरशिप्स ही नहीं बल्कि ड्रोन्स और P-8I एयरक्राफ्ट्स को भी यूज किया जाता है फॉर मैरीटाइम सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस एंड रिकॉनेसेंस पर्पस। 2011 के बाद से पायरेसी में एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन देखा गया था, पर लास्ट 5-6 महीने में पायरेसी के केसेस दोबारा से देखे जा रहे हैं और इंडियन नेवी ने कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं। और हाल ही में इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर MV रूइन से 35 सोमाली पायरेट्स और 17 सिविलियन को रेस्क्यू किया। इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी की मरीन कमांडोज ने पहली बार सी में पैरा ड्रॉप करके इस शिप को रेस्क्यू किया। ये पूरा ऑपरेशन 40 घंटे चला, जो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की जॉइंटमैनशिप के चलते एट द एंड सक्सेसफुल रहा। C-17 एयरक्राफ्ट ने मरीन कमांडोज के साथ ही 2 बोट्स को भी एयर ड्रॉप किया था और इन सबसे साफ देखा जा सकता है कि इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव सी को बस यूज करना नहीं बल्कि उसको सिक्योर करना भी है। आज इंडियन नेवी की डिप्लॉयमेंट और उनके एक्शन ये साफ दिखा रहे हैं कि वो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस कंडक्ट करने में वन ऑफ द बेस्ट नेवीज में से एक है। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।